डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स अ लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। इमोशनल कंडीशन है नहीं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पहले भी बताया था। तंत्रिकीय विकार है जिसमें साउंड को सिंबल के साथ लिंक करने में दिक्कत होती है कि बी को ये जो ऐसे ये सिंबल है ये बी की साउंड निकालता है, इसमें दिक्कत आ रही है बच्चे को, तो वो इसको डी भी पढ़ सकता है। न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इन बच्चों की ऐसी होती है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिजियोलॉजिकल नहीं है, कोई शारीरिक नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। डिस्लेक्सिक बच्चे को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा बिना उसकी रीडिंग के आसपास या उसकी नोटबुक उठाए, क्योंकि रीडिंग में गड़बड़ है तो फिर राइटिंग में भी होती है। जैसे ईशान अवस्थी के साथ हो रहा था उस मूवी में तारे जमीन पर में, पता ही नहीं लग पा रहा था, माँ बाप को लग रहा था ये आलसी है इसलिए नहीं सीखना चाहता है एंड ऑल। फिर वो आमिर खान आते हैं एक अच्छे टीचर के रूप में, फिर वो पहचानते हैं एंड ऑल। तो बाहर से नहीं दिखता, फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग नहीं है, कोई शरीर में नहीं दिखेगा कि डिसलेक्सिया है। इवन ये सारे ही जितने भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, चाहे डिसलेक्सिया हो जो पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया जो लिखने से संबंधित है, जो डिस्फेजिया है भाषा को समझने से संबंधित है, डिसकैलकुलिया है जो कैलकुलेशन से संबंधित है, ये सभी दिखते नहीं है, कोई हाथों में या शरीर में नहीं दिखेंगे आपको। ये आपका एक ऐसी सिचुएशन है जो न्यूरोलॉजिकली वायरिंग, उनकी ब्रेन की प्रोसेसिंग वैसी है, ठीक। assertion है अभी कथन, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। तो रियल लाइफ से सीख रहे हैं, बढ़िया है, वास्तविक जीवन से जोड़ दिया आपने। रीजन क्या है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात इस बात के बारे में कोई भी बात नहीं बता रही है। यानी कि विकास एक क्या है, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे बात चल रही थी कि आप जब जीवन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देते हैं बच्चे को तो मल्टीपल तरीके से वो सीख पाता है और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाता है। ये एक अलग बात थी, ये एक अलग बात है, दोनों आपस में जुड़ी नहीं रही है, ये इसका रीजन ही नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया यहाँ सही। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34। आसान से सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे। ये कहता है हेरिडिटी टोटली डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स व्हाट सेक्स। हाँ बिल्कुल, बच्चा मेल होगा कि फीमेल, ये हेरिडिटी या आपके जेनेटिक्स ही तय करेंगे, या आपका अगर मैं बात करूं जेनेटिक मेकअप ही तय करेगा। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है। किसी का जो सेक्स है अगर वो बायोलॉजिकली मेल है तब भी वो फीमेल महसूस कर सकता है। आजकल इसी की बहस है दुनिया में, है ना, कि आप आइडेंटिफाई एज अ फीमेल कर सकते हैं बायोलॉजिकली मेल होते हुए, या वाइस वर्सा, इसमें ऑपोजिट भी हो सकता है। तो ये कहना तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि जेंडर कोई हेरिडिटी से निर्धारित हो रहा है, नहीं, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है। एकेडमिक सक्सेस, ये भी आपके बहुत सारे फैक्टर पे, एनवायरनमेंट में आपको कैसी एजुकेशन मिली, कैसा माहौल मिला, बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई हेरिडिटी से फिक्स नहीं हो रहा। इवन हेरिडिटी में अगर क्षमता हो भी और सही माहौल ना मिले तो जरूरी नहीं आप बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छा करें स्कूल में। लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग रीजन होते हैं उसके, वैसा जरूरी नहीं है कि वो भी हेरिडिटी से तय हो रही है। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन में है। सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजी से तय हो रहा है टोटली, है ना, जैविकता से। इसमें आपका कोई रोल नहीं है कि बच्चा XX क्रोमोसोम होगा तो गर्ल चाइल्ड का जन्म हो जाएगा, और XY क्रोमोसोम होगा तो बॉय चाइल्ड का जन्म हो जाएगा, ठीक। तो इसमें बायोलॉजी है टोटल ये, जो कि सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, और जेंडर जो है GS से याद रखना है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। आपका एक नंबर का पूरा टॉपिक है। सामाजिक रचना है कि लड़कियां ये काम करेंगी, किसी झाड़ू पे नहीं लिखा है कि लड़का ही यूज करेगा या लड़कियां ही यूज करेंगी, तो वो समाज की संरचना है जो जेंडर है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ उस हिसाब से देखा जाए तो सही है। एक क्वेश्चन इसके अराउंड बहुत आता है हर बार, तो आप ध्यान रखेंगे, मतलब हर बार आता ही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। असर्शन है टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायसेस। यानी टीचर्स के भी अपने कुछ रूढ़िबद्धताएं हो सकती हैं, वो किसी समाज के किसी वर्ग को लेके, किसी भाषा को लेके, किसी जाति को लेके, संप्रदाय को लेकर के, किसी भी चीज को लेके, मेल फीमेल जेंडर को लेकर के उनके अंदर भी रूढ़िबद्धताएं हो सकती हैं जो उन्होंने बचपन से देखा है और उनके दिमाग में भी वो सेट हो गई हैं, टाइप हो गई है। तभी स्टीरियोटाइप कहते हैं कि ब्रेन में वो रूढ़िबद्ध हो गए, प्री कंसीव्ड नोशन है, वो साइंटिफिक है, लॉजिकल है नहीं, बट वो दिमाग में सेट हो गए हैं, ठीक। तो ये ऐसा हो सकता है। और बायसेस मतलब किसी एक पक्ष के प्रति झुकाव हो सकता है। तो आप क्योंकि टीचर हैं तो हैं तो इंसान ही, तो आपके भी स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, आपके भी बायसेस हो सकते हैं। इस चीज पे आपको प्रकाश डाल के देखना चाहिए। ये नहीं कि जो आपको सही लगता है वही सही है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, है ना। तो ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप क्लास में वही भाषण पेलने में लगे हुए हैं, है ना। सबको भाषण पेल दिया आपने, के मतलब ज्ञान दे दिया आपने कि ये वाली पार्टी बढ़िया और ये वाला ये खराब और ये और वो। भाई आप टीचर हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते ये, या किसी आपने एक वर्ग को कुछ भी कह दिया कि SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी जो भी प्रेफरेंस है, आपका जो भी बायस है, वो आप
नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके लिए सारे बच्चे बराबर हैं और आपको सबको साथ लेकर के चलना है। कुछ भी अपने मन के भड़ास नहीं निकालनी है आपको क्लास में, है ना। वो बायसनेस या स्टीरियोटाइप तो नहीं है। वो भड़ास तब काम आएगी जब वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की बात कर रही हो। जैसे जेंडर में फीमेल्स के साथ गड़बड़ हुई है या उनको दबा करके रखा गया है बहुत जगह पे, आज भी हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इक्विटी की बात कर रहे हैं, यहां पे ये ज्ञान देना बहुत सेंसिबल बात है, क्योंकि आप स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं। बट जो चीजें ऑलरेडी चली आ रही हैं आप उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। ये बात तो सही है, आपको सोचने की, चिंतन मनन की जरूरत है कि मेरे क्या बायसेस हैं, कहीं मैं किसी जाति संप्रदाय की तरफ तो नहीं झुका हुआ हूं, क्योंकि आपका झुका होना पूरी पूरी जनरेशन को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। टीचर्स नेशन बिल्डर कहा जा रहा है ना, इसीलिए राष्ट्र के निर्माता हैं, क्योंकि आपका प्रभाव पूरी जनरेशन पे है, जो भी आपके टच में आएगा, फिर उनके साथ जो भी लोग टच में आएंगे, तो जिम्मेदारी ज्यादा है टीचर्स की। रीजन क्या है? कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, यानी सांस्कृतिक रूप से हम जिम्मेदार शिक्षण उसको कहेंगे कि जब टीचर जो है खुद से चिंतन करते होंगे। तो संस्कृति में हर बच्चे को हमको लेकर के चलना है, उनके डिफरेंसेस के बावजूद। बच्चा क्या भाषा बोलता है, क्या कपड़े पहनता है, किस घर से आता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ए एंड आर इज दी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहां आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे और बताएंगे। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। देखिए, एनालाइज यानी विश्लेषण करने को के लिखा हो कि विश्लेषण करने वाला क्वेश्चन ढूंढो, क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ हो, है ना। मतलब जहां भी सोचने की बात हो रही है या डाइवर्जेंट थिंकिंग करने का क्वेश्चन पहचानना हो, सिंपल जिस ऑप्शन में बच्चे को ज्यादा सोचना पड़े वो उत्तर सही है। और यहाँ पे स्पेशली वॉट लिखा हुआ हो तो वॉट में ज्यादा क्या सोचना है। वॉट में तो सिंपल एक वर्ड होगा जो आपको याद होगा तो बता देंगे, तो इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ा। अगेन वॉट तो हटा ही दो इसको। हाँ, हाउ और हु भी फिर वन वर्ड का आंसर हो गया। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। वो एक स्टोरी है ना, पूरी नॉवल टाइप आई थिंक। तो अगर हम देखें, स्कूल में पढ़ाते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का कैसे उपयोग कर रहे हैं। आप कैसे, हाउ की जब बात आएगी तो सोचना पड़ेगा आपको, जबकि व्हेन, व्हाट, हु, ये वन वर्ड आंसर है। तो जहां पे भी सोचना पड़े, बच्चे के दिमाग पे जोर पड़े, वो उत्तर सही है। चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, एनालिसिस की बात करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, ठीक, तो बेहतर थिंकिंग वहां इन्वॉल्व हो पाएगी या यूज हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है। डायनेमिक होगा आकलन, मतलब असेस करने का जो तरीका है वो फिक्स है कि सब बच्चों को सेम तरीके से आकलन करेंगे, नहीं। डायनेमिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, समेटिव होगा, नॉर्मेटिव होगा। इनमें से कुछ काम का नहीं है, एक ही है जो बच्चे के भले में है या बच्चे के पक्ष में है, वो है गतिशील, यानी मल्टीपल मेथड से आप आकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर बच्चे को आपने कह दिया बस आपको पेपर पेंसिल टेस्ट देना है। एक बच्चे को आप कोई असाइनमेंट बनाने को दे सकते हैं, दूसरे को ओरल क्वेश्चनिंग कराने को दे सकते हैं, तीसरे को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराने को दे सकते हैं। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं। टीचर और चिल्ड्रन दोनों एक्टिव हैं, बोथ टीचर एंड चिल्ड्रन आर एक्टिव, या टीचर एंड चाइल्ड इज एक्टिव, दोनों ही एक्टिव हैं और सक्रिय हैं। और एक और चीज का ध्यान में रखना है कि 3 बातों को मानता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डुई ने इसकी बात की है, जो कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा अपने आप में ही जीवन है, तो प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाओ। प्रैग्मेटिज्म के फादर कहा जाता है उनको, यानी वो प्रैक्टिकल लाइफ से सोशल लाइफ से जोड़ करके सिखाने की बात कर रहे हैं। और जो आपका WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड है, वो भी इसी प्रोग्रेसिव एजुकेशन से इंस्पायर्ड है, प्रैग्मेटिज्म से इंस्पायर्ड है, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी ये बच्चे को सेंटर में रखती है। तो अगर हम देखें, डायनेमिक है, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पे जोर है। 3 चीजें और मानता है कि बच्चा बाय नेचर जन्म से ही क्रिएटिव है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है, क्यूरियस है यानी जिज्ञासु है, नए नए सवाल, नई नई चीजें जानना चाहता है, और एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। आपको ये नहीं मानना कि बच्चे में क्षमता नहीं होगी सीखने की, हर बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। तो ये 3 चीजें पक्की है जो जन्म से है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये क्या कहता है। Which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it in further in memory? यानी कौन सी एक प्रक्रिया है इन 4 ऑप्शंस में से जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण, यानी मीनिंग मेकिंग, यानी क्या आपने क्या किया, रिसीव किया किसी इंफॉर्मेशन को, उसका अर्थ गया है, उसको जीवन से जोड़ के देख पा रहे हैं, मीनिंग मेकिंग कर पा रहे हैं और इसे स्मृति में आगे संग्रहित कर पा रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यानी आपने कुछ देखा या प्याजे को पढ़ा आपने, या आपको किसी ने पढ़ाया, प्याजे के बारे में बताया, कोई स्टोरी सुनाई मान लीजिए। अब वो स्टोरी आपके दिमाग में तो गई, लेकिन वो दिमाग में जाकर के स्टोर होगी या नहीं होगी, या मान लीजिए मैंने राहुल को कोई काम बोला या निशा को कुछ बोल दिया या इन्होंने मुझे बोल दिया और मैंने सुना ही नहीं,
यानी मेरी अटेंशन ही नहीं है वहां पे, तो दिमाग में नहीं स्टोर होगी, भूल जाऊंगी मैं, या भूल जाएगा कोई भी सामने वाला व्यक्ति, फिर वो कहेगा अरे कब बताया था, याद ही नहीं है ना, या ऐसा हो गया था। तो अटेंशन सबसे जरूरी है यहाँ पे, दुनिया में भी अटेंशन बहुत जरूरी है, बिना अटेंशन काम चलेगा नहीं। तो मीनिंग मेकिंग और स्टोर आप कब कर पाएंगे ब्रेन में, अपने मेमोरी में स्टोर कब होगी कोई चीज, जब अटेंशन तो हो उस चीज पे। मैंने बहुत कुछ सुना लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं, अगर तो मूवी आप देखने गए और अटेंशन आपका वहां नहीं था, वो सीन मिस हो जाएगा आपका। तो अटेंशन, जब तक मैंने अटेंशन, या देख करके भी ध्यान वहां ना हो, ये भी पॉसिबल है ना, तो अवधान जरूरी है यहाँ पे, ध्यान देना। अगर अटेंशन है तो पहले इनपुट आपको एनवायरमेंट से मिला कोई भी, अब इस इनपुट के आने पे आप अटेंटिव थे या नहीं, अटेंशन था या नहीं। अगर अटेंशन था तो आप इसको स्टोर कर लेंगे और जरूरत पड़ने पे रिट्रीव कर लेंगे, यानी वापस से याद करेंगे, अच्छा ये बात उसने कही थी, इसका नंबर ये है, याद कर लिया आपने। डिके तो शयन होना है, भूल जाना। रिट्रीवल है कि आप रिट्रीव तो तब कर पाएंगे ना, जब रिट्रीव है कि वापस से याद करके बता रहे हैं। अटेंशन यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। और एक और चीज होती है मेमोरी से रिलेटेड ही, कि याद रखने के लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे निमोनिक शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने प्याजे की आपको कुछ एक्रोनिम्स बताए हुए हैं, कोई स्टोरी आपने दिमाग में बनाई हो याद रखने के लिए, है ना, कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सब क्या है आपके निमोनिक हैं, फंडे हैं, बेसिकली एक्रोनिम है, जो किसके अंदर आते हैं, निमोनिक के तहत आते हैं, टेक्निक्स हैं याद रखने की चीजों को। दूसरा चंकिंग एक चीज है जो याद रखने में मदद करती है। चंकिंग मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, एक नंबर है 10 अंकों का, उसको 3-3 डिजिट में या 3 और 4 डिजिट में तोड़ करके आपने याद कर लिया, ये चंकिंग भी हेल्प करता है याद रखने में। ठीक, चलिएगा खैर क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। प्याजे को लेकर के एक सवाल है, फटाफट से आप जवाब देंगे। जीन प्याजे बिलीव दैट नॉलेज इज व्हाट, नॉलेज इज, जीन प्याजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है बात, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा खुद से सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बात तो सही है। फिर भी देखते हैं, इनेट एंड गिवन, दिमाग में भर दी है किसी ने, नहीं। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो वाइगॉस्की कहेंगे एमकेओ की बात। अब विजिबल बिहेवियरल चेंज, ये तो व्यवहारवादी कहते हैं, प्याजे वाइगॉस्की ये नहीं कहते कि व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है, ये कहते हैं ज्ञान का सृजन बच्चा खुद से सक्रिय होकर के करेगा, ना कि एनवायरमेंट में जस्ट भर दिया जाएगा उसके दिमाग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कहता है, 40वां सवाल। ये कहता है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत। तो पहला है मैचुरेशन, हाँ MESE, ये एक एक्रोनिम या आपको निमोनिक बताया हुआ है, यानी 4 फैक्टर्स हैं जो वो कहते हैं। मैचुरेशन यानी हेरिडिटी महत्वपूर्ण है, आपकी जेनेटिक्स, भाई मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। पनिशमेंट कंडीशनिंग की बात वो नहीं करते हैं। एक्टिविटी जिसमें एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में सोशल एक्सपीरियंस भी उन्होंने कहा है, तो फर्स्ट और एक सोशल एक्सपीरियंस तो है इसमें S हो गया, और इक्विलिब्रेशन इसमें दिया नहीं है, तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 41। ये जब आया था तो इसमें कोई तो स्पेलिंग मिस्टेक थी या कुछ तो मिस्टेक थी जिसको करेक्ट कर दिया है टीम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, यानी किशोरावस्था के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, बहुत सारे परिवर्तन बच्चे में हो रहे होते हैं, वो टीन एज है, 12 से 18 के बीच का टाइम है, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष का काल है किशोरावस्था, है ना, जहां बहुत सारे बच्चे में एक रिवोल्ट की एनर्जी होती है, यानी विद्रोह की भावना जिसको हम कहते हैं, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। आइडलिज्म, आइडलिज्म तो नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे सपनों में रहता है कई बार, वो फैंटेसी वर्ल्ड में भी रहेगा। ठीक, डैश अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो एडोलेसेंस सोशल कंस्ट्रक्शन है, हाँ कह सकते हैं, सामाजिक संरचना है, अलग अलग एक्सपीरियंस करेगा अलग अलग समाज में या कल्चर में बच्चा सेम उम्र को, तो ये सारी स्टेजेस सोशल कंस्ट्रक्शन तो है ही। एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद प्यूबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये भी सही है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है, ट्रांजिशनल पीरियड है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, सही है। चाइल्ड से एक अडल्ट के बीच का ट्रांजिशन है एडोलेसेंस, पुल कहते हैं, ब्रिज पीरियड कहते हैं इसको। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर, ये बात गलत हो जाएगी कि सभी संस्कृतियों में सारे ही बच्चे का जो अनुभव है एडोलेसेंस का वो सेम होगा।
ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई संस्कृतियों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कई संस्कृतियों में थोड़ा सा एक टैबू है। तो अलग अलग संस्कृति में एडोलेसेंस को अलग अलग तरह से देखा जाएगा। कई कई जगह पे 18 साल के आप हो गए हैं तो आप बस इंडिपेंडेंट हो जाइए। कई जगह पे कलेक्टिविस्ट जो कल्चर है, जैसे कि हमारी एशियन कंट्रीज हो गई, यहाँ अलग तरह से हैं चीजें, बाहर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में या इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज में अलग है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा और बताइएगा 42वां सवाल क्या कहता है। ये कहता है, स्टेटमेंट है, टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। नॉन एग्जांपल्स हैं जो इनडायरेक्टली किसी चीज को क्लैरिफाई करें, कि जब आप बताते हैं कि एग्जांपल है बर्ड का, आपने एग्जांपल दिया और एक बर्ड की फोटो दिखाई, और नॉन एग्जांपल है आपने एक हेलीकॉप्टर को दिखाया और कहा ये बर्ड नहीं है, तो वो भी इनडायरेक्टली क्लैरिफाई ही करता है किसी कॉन्सेप्ट को। तो एग्जांपल और नॉन एग्जांपल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स। कई बार मिसकॉन्सेप्शन बन जाते हैं बच्चों में, या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं हम इनको, वैकल्पिक अवधारणा, या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं, कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पे ऐसी संकल्पना या ऐसा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेता है जो साइंटिफिकली सही नहीं होता। जैसे अगर उसने हरे रंग का पानी तालाब में देखा है और आप साइंटिफिकली पढ़ा रहे हैं कि भाई वाटर इज कलरलेस, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, तो वो कहेगा नहीं मैंने तो हरे रंग का पानी देखा है, पानी का रंग तो हरा होता है। तो अब आपको वो डिस्कशन करके, काउंटर एग्जाम्पल प्रस्तुत करके, कि फिर तो भाई नीला भी होगा, फिर तो पीला भी होगा, वो तो जो रंग आप मिला दोगे वो हो जाएगा, तो उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर कराना है डिस्कशन से। और इनको खराब नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चे ने अपने इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कह करके ऑल्टरनेटिव या नाइव या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, कि एक अपनी अलग अपने अनुभव के आधार पर धारणा बच्चे ने बनाई है जो साइंटिफिक नहीं है, जिसको काउंटर एग्जाम्पल प्रस्तुत करके डिस्कशन के माध्यम से ठीक कराया जा सकता है। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल इसमें मदद करते हैं। ये बात एकदम सही है और रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसी के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए, काउंटर एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए आप मिसकॉन्सेप्शन को दूर करा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 देखिएगा, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज बिलीफ दैट। देखिए 3 प्रकार की टीचिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग, ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए ताकि आप ये समझ पाए। आपका MUL कह देते हैं, MUL कह देते हैं, ये बनाया हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म। मेमोरी, बहुत सारे मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, जहां पे आपको याद रखनी है चीजें बस, है ना, कि पियाजे की 4 स्टेजेस होती है, मेमोरी लेवल हो गया। अंडरस्टैंडिंग क्या, अब आप समझ रहे हैं कि पियाजे की, MUR कह सकते हो आप इसको, कि पियाजे की ये 4 स्टेजेस का नाम क्या है, इनका मतलब क्या है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, किस में क्या है, ये आप समझ रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जब आप चिंतन कर पाए, सोच पाए, रियल लाइफ से जोड़ पाए, है ना, तो ये हाईएस्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां बच्चा चिंतन कर सके। तो ये 3 स्तर होते हैं मेमोरी लेवल। सबसे पहला जो स्तर है मेमोरी लेवल, टीचिंग के 3 लेवल हैं, जिसमें आप सिर्फ याद रखवा रहे हो, वो एक लेवल हो सकता है, लेकिन इसको सबसे निचला स्तर माना जाता है या आसान मानेंगे। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और समझ की तरफ लेके जा रहे हैं, और रिफ्लेक्टिव है जब आप बच्चे के चिंतन को जगा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर है बच्चे के लिए, रिफ्लेक्टिव या चिंतनशील टीचिंग। चलिए खैर, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, यानी बच्चे की समझ को बेहतर बना रहे हैं। लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपनाना है, यानी विभेदी अनुदेशन, डिफिकल्टी के अलग अलग लेवल पे आपको सिखाना आना चाहिए, अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए। सबके लिए सेम मेथड या वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच नहीं बनानी है। कोई कह रहा चॉकलेट खाओ नींद भाग जाएगी, यार चॉकलेट से याद आया, चॉकलेट तो ले ही आना, फ्रिज में रखी है, मैं भी खा ही लूंगी, थोड़ा एनर्जी लॉस तो मैं भी फील कर रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन देखना, लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट टू डू सो। यानी ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उनको विद फैसिलिटी, एक ऐसा एनवायरमेंट जो उनको बढ़ावा दे, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, समृद्ध वातावरण, ठीक है। लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट, भरना नहीं है सिर्फ दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग है तो समझ में भी आना चाहिए। लर्नर्स आर पैसिव, बच्चे पैसिव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का मतलब बच्चे को समझ तो आ रहा है, समझाने के तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। तो लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरमेंट, जब आप सही एनवायरमेंट प्रदान करेंगे तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग उनकी क्रिएट होगी। सेकेंड लेवल ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या कहता है, 44वां सवाल। पेडागोजी क्वेश्चन लेंदी होते हैं, बहुत बोलना पड़ता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, और ये अपनी मर्जी से बनवाए हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं है, प्रॉपर आपके प्रीवियस ईयर हैं, तो इतना लेंदी तो इनको होना ही पड़ेगा, नींद दूर हो जाएगी। नहीं, नींद तो मुझे रात को वैसे भी नहीं आती है, मतलब आती कहाँ से, मैं सोती नहीं हूँ, तो नींद तो मेरी दिन में पूरी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। और नींद मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है जीवन में, मैं जग लेती हूँ लगातार 2 दिन 3 दिन। देखो,
अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, और फिर सो भी जाती हूँ इसी मात्रा में देखो एक बार, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं, यानी अडल्ट से कैसे डिफरेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग भाषा में। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स व्हाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी बच्चे जो है वयस्कों पर निर्भर होते हैं और वयस्क यानी अडल्ट जो है वो तो इंडिपेंडेंट हैं। तो ये एकदम बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर अडल्ट्स भी किसी ना किसी चीज पर तो डिपेंडेंट ही है, चाहे खाना हो, कहीं जाने के लिए भी आप एक व्हीकल पे डिपेंड हो सकते हैं। तो ये तो मतलब बेकार बात है, ये एकदम सही लॉजिक नहीं है कि बच्चे जो है डिपेंडेंट हैं और बड़ों पे, और बड़े तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बच्चों वाला लॉजिक है, साइकोलॉजी नहीं है ये। सेकंड ऑप्शन है अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, ये भी एक खराब लॉजिक है कि बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत ज्ञानी होते हैं, तो वयस्क जितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं शायद ही बच्चे करते हो एट टाइम्स। ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये पियाजे ने नहीं कहा। बेसिकली पियाजे कहते हैं बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ज्ञान का एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, यानी वो सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, है ना, ज्ञान का सृजन कर सकता है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, बच्चों की जो चिंतन है, सोच है, वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये बात हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी सी लग रही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटी में, यानी अमाउंट में भिन्न होती है, यानी बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है। क्वांटिटी में डिफरेंट होती है क्या? नहीं, गलत हो जाएगी ये बात। क्वांटिटी में कह रहे हैं वो क्वांटिटी डिफरेंट नहीं है, क्वांटिटी सेम है, प्रकार अलग है, अमाउंट सेम है, काइंड अलग है। क्वालिटी इज डिफरेंट, क्वांटिटी इज सेम। तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से। सोचते आप भी हैं, सोचता बच्चा भी है, बच्चे के दिमाग में 50 ख्याल आ रहे हैं सुबह शाम तक, आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, बस नेचर ऑफ थॉट अलग है, प्रकृति अलग है उस विचार की। बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है और आपके दिमाग में जो चल रहा है उसकी क्वालिटी इज डिफरेंट। हो सकता है बच्चे का पेन टूट गया हो, वो उसके बारे में सोच रहा हो, और आपका दिल टूट गया हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो क्वालिटी इज डिफरेंट, सोच आप भी रहे हैं, सोच बच्चा भी रहा है। क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज डिफरेंट, यानी काइंड में अलग है सोच, प्रकार में अलग है, क्वालिटी में अलग है, मात्रा में सेम है, अमाउंट इज सेम, क्वांटिटी इज सेम। ठीक है इतनी बात? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये पियाजे ने कहा है। ठीक, प्रकार अलग है सोच का, अमाउंट सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है, अमाउंट और क्वांटिटी सेम है। पोजेशन है स्टेटमेंट, इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज एनकरेज्ड। रीजन क्या है इसका? इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग, यानी एशियाई संस्कृतियों में, जापान हो गया, हम हैं, ठीक, भारत हो गया, तो एशियाई संस्कृतियों में जितने भी एशियन कंट्रीज हैं जो सामाजिक सद्भावना पे जोर देते हैं, यानी कलेक्टिविस्ट कल्चर है, सोशल हार्मनी, सब मिलके रहें, जुड़ के रहें, है ना, तो यहाँ क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है। अरे बड़े हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना, या गुस्सा नहीं करना है, इस बात पे ध्यान दिया जाता है। और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है कि शर्म मतलब शेम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक, कि शेम को बढ़ावा दिया जाएगा, हाँ ठीक है यार चुप हो जाओ, है ना, या ये कर लो, बड़े आ गए तो उठ के ये कर लो, ठीक है, ये चीज कॉमन है एशियन कंट्रीज में, ठीक है, ये बात एकदम ट्रू है। रीजन क्या है? इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग, यानी इमोशन सब्जेक्टिव है, मेरी भावनाएं अलग होंगी, आपकी अलग होंगी, और लर्निंग में इसका कोई रोल नहीं है। भाई सब्जेक्टिव होते हुए लर्निंग में इमोशंस का अहम रोल है, या मैं कहूं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है बात। तो अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि कॉग्निशन और लर्निंग क्या है, कॉग्निशन, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे लर्निंग में, तो कॉग्निशन और इमोशन जुड़े हुए हैं, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग। आप अगर डरे हुए हैं तो पेपर में जितना अच्छा कर सकते हैं शायद उतना अच्छा ना कर पाए। तो आप एक्साइटेड हैं तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, ओवर एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड। तो इमोशंस लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मोटिवेशन भी लर्निंग को प्रभावित करता है। तो ये तो गलत हो गया कि कोई रोल नहीं है इनका। ए सही है कि वो बात सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है, यानी बच्चे ने जो सीखा है वो दूसरों को सिखा रहे हैं। एक तो पीयर ट्यूटरिंग कह सकते हैं इसको, सहपाठी अधिगम या शिक्षण, कि बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं, वो ऑप्शन में है नहीं, जिसकी बात वाइगॉत्स्की करते हैं। इसकी बात भी वाइगॉत्स्की ही करते हैं, जो जवाब है रेसिप्रोकल टीचिंग, और ये वाइगॉत्स्की की थियरी में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। एक्सपोजिटरी होता है दिमाग में भरना, बच्चा पैसिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव बात है। एक कीवर्ड का सेशन कराऊंगी तब डिस्कस करेंगे। रोट लर्निंग रटवाना तो है ही नहीं, कंडीशनिंग एकदम नेगेटिव वर्ड है आपके लिए, ठीक है ना, बच्चे को एक्टिव लर्निंग करानी है।
तो रेसिप्रोकल टीचिंग है कि पारस्परिक शिक्षण, यानी बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, या बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं तो एक दूसरे से सीख रहे हैं। क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग ज्यादा बेहतर वर्ड होता, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये बात है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। जो भी सिखाने और सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, चाहे वो टीचर है, बच्चा है, जो भी दो लोगों को एक दूसरे से अगर कुछ सीख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, जो सिखाने वाला है वो भी बहुत कुछ सीखता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कॉमन है। कोई कहता है मैम डेटा खत्म, तो दिन भर क्यों देखते हो रील्स, हैं? पता नहीं होता रात को क्लास है? देखो एक बार, तो अगर हम बात करें की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्कीज थियरीज इज, यानी पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? फटाफट से बताओ एक बार। की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्कीज थियरीज, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? देयर व्यूज, देखो आपको डिफरेंसेस तो बहुत बार पूछे जाते हैं, बट आपको समानता पूछनी है, तो 3 डिफरेंसेस होंगे, एक समानता होगी, वो ढूंढनी है। ठीक, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार के बीच में जो भाषा और विचार को लेकर के जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या सोचने का तरीका है पियाजे और वाइगोस्की का, उसमें वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। पियाजे कहते हैं थॉट से लैंग्वेज आती है, वाइगोस्की कहते हैं थॉट और लैंग्वेज साथ साथ चलते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। तो यहां तो वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, हमको सिमिलैरिटी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, तो बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, ये तो पियाजे ने दिया है चरण वाला, तो वाइगोस्की ने नहीं दिया, तो यहां तो सिमिलैरिटी नहीं है, ये भी डिफरेंस है। थर्ड है इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, ये बात पक्की है कि दोनों रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी उग्र रचनावादी है, जो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड है। और वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं समाज या ग्रुप में ज्यादा बेहतर सीखेगा। तो दोनों हैं तो रचनावादी, लेकिन बच्चे को एक्टिव ही रखेंगे दोनों, ये बात पक्की है, मीनिंग मेकिंग पे ही ध्यान रखेंगे। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, वाइगोत्स्की ने कल्चर के रोल को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है पियाजे के कंपैरिजन में। उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को माना है, बट उतना नहीं जितना वाइगोत्स्की कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इनका इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट है, यानी बच्चे को एक्टिव रखना है, वो बात दोनों ही कहते हैं, पियाजे भी और वाइगोत्स्की की, बच्चे को एक्टिव रखो आप। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है 48वां सवाल, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म पे बहुत क्वेश्चन आने लगा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वालीनता। ये एक डिसऑर्डर है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जन्म से कुछ साल में ही, मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो है जब डेवलपमेंट के समय जो सामने निकल करके आ जाते हैं, चाहे ये ADHD हो, ऑटिज्म हो, ठीक, सेरेब्रल पाल्सी समय से ही, जन्म से ही पता लग जाएगा। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल, यानी स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि इनकी मेमोरी शार्प होती है या कोई टैलेंट हो सकता है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाँ ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स में और डेवलपमेंट के समय पे तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, जिसकी वजह से कम्युनिकेट करने में बच्चे को बार बार सेम वर्ड्स रिपीट करेगा, रेपिटेटिव होगा बिहेवियर। माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, आई थिंक उनको ऑटिस्टिक ही था वो, तो बार बार रिपीट करेंगे सेम चीज को। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज होगा तो इनको दिक्कत हो जाएगी कि ये टेबल यहाँ से उठा के आज वहां क्यों रख दी, या फिर जो आपका कम्युनिकेशन तो है, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से घुलने मिलने में भी दिक्कत होगी, आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते हैं कई बार। ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स या न्यूरो डेवलपमेंटल है तो बाकी फैक्टर्स भी इसमें है। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इंप्रूव्स विद एज, ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि दवाई से डिसलेक्सिया ठीक कर देगा या फिर ऑटिज्म गायब हो जाएगा, गायब नहीं होता, खत्म नहीं होगा, जड़ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हाँ कई बार होता है, लेकिन एटलीस्ट कहना गलत था, कई बार स्किल होती है इन लोगों में, मेमोरी अच्छी होती है ऑटिस्टिक बच्चे की, और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट हमेशा एक टैलेंट होगा ही होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये क्या कहता है, You are a teacher who wants to help your students develop metacognitive skills. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? यानी आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखेगी? मेटाकॉग्निटिव यानी रिफ्लेक्ट कर पाए, प्लान कर पाए, रिव्यू कर पाए, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। देखिए, गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक, तो मार्क्स देने से तो कोई चिंतन पे प्रभाव पड़ेगा नहीं। एनकरेजिंग स्टूडेंट, देखो मेटाकॉग्निशन हो, एनालिसिस हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, इन सब में जिस ऑप्शन में सोचने पे जोर पड़ रहा है, बच्चे का दिमाग पे जोर पड़े, यानी थिंकिंग उसकी एक्शन में आए, वो ऑप्शन बेस्ट है। जितना जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है उतना ऑप्शन बेस्ट है,
ठीक। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो अपनी ही लर्निंग और थिंकिंग प्रोसेस पे सोच पा रहे हैं, प्रकाश डाल पा रहे हैं, सही है। फिर भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स, रटने के लिए, नहीं भाई। रिक्वायर्स मेमोराइजेशन रिकॉल, रटने पे बात नहीं बनेगी, बच्चा एक्टिव चाहिए, जो सेकेंड ऑप्शन में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। व्हेन प्रेजेंटेड विद हाइंस डिलेमा, अरुणिमा रीजंस द लॉ वाजंट सेट अप फॉर दीज सर्कमस्टांसेस, taking the drug in this situation isn't really right but it's justified. Which stage of moral development is Arunima according to the theory of Lawrence Kohlberg? अच्छा क्वेश्चन है कि हाइंस की दुविधा को, हाइंस डिलेमा है ना, जो डिलेमा या दुविधा पेश करते हैं कोहलबर्ग बच्चों के सामने या इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए कि कैसे मॉरल डेवलपमेंट विकसित हो, सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग। तो हाइंस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा एक व्यक्ति हैं, बच्ची हैं, इंसान हैं, जो भी है, एज तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, वो तर्क देती हैं कि कानून इन परिस्थितियों के लिए, एज अभी पता लग जाएगी जब स्टेज पता लगेगी, तो परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था कि अगर किसी की ऐसी स्थिति हो कि जान बचानी है और फिर वहां इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कानून इसके लिए तो नहीं स्थापित किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है कि वो हाइंस एक व्यक्ति है जो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो रात को जो है चोरी करके दवाई ले लेते हैं, ब्रेक इन करके उस मेडिकल स्टोर में, और ये करना सही नहीं है, इस तरह से चोरी करके दवा लेना। बट क्योंकि लॉ बनाया ही नहीं गया कि एक व्यक्ति है जो सही मूल्य पे दवा बेच ही नहीं रहा था और 100 गुना ज्यादा मूल्य पे बेच रहा था, और एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ की जान जाने वाली है, तो अब उसके पास क्या ही बचा था, तो ये जस्टिफाइड तो नहीं है, बट इसके लिए कोई लॉ था ही नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने गलत किया, ऐसा कह रही हैं अरुणिमा ये करके। तो वो कह रही हैं समाज के लिए अगर जरूरत पड़े तो नियम बदले जा सकते हैं। ये है फिफ्थ स्टेज, मॉरलिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑफ डेमोक्रेटिकल, यानी अगर समाज के लिए बनाए गए ना कोई नियम है तो आप बदल सकते हो, या इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स हैं। बाकी ये तो सेकंड स्टेज हो जाएगा, यहाँ पे पनिशमेंट की कोई बात ही नहीं, कंसाइंस की भी बात नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है कि नियमों को जरूरत पड़े तो बदल दीजिए, क्योंकि वो एक ग्रेटर गुड के लिए ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कोई मतलब सही नहीं है, बट उसके पास ऑप्शन नहीं था, ये वो वाली बात है कि इंडिविजुअल के भी कुछ राइट है, तो वो झूठ जो जान बचाने के लिए बोला गया हो झूठ नहीं होता टाइप वाली बात होगी। फिफ्थ स्टेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक से मैच्ड पेयर, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सीआरटी कहते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, सीआरटी और एनआरटी। ठीक, अब यहाँ पे देखें सीआरटी है आपका सीटेट के 60% नंबर लाओ पास हो जाओ, तो जरूरी थोड़ी आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स की मास्टरी हो, आप तो 60 नंबर ले आओ किसी भी तरह से, 60% ले आओ, तो ये तो गलत हो जाएगा। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑफ पीयर्स टू दैट ऑफ पीयर्स, यानी जो एनआरटीज हैं वो कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस दूसरे साथियों के साथ, मतलब जैसे डीट प्लस बी या केवीएस है वहां मेरिट बनेगी बाकी बच्चों से या बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे, अगर आप ज्यादा नंबर ला रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये एनआरटी है, बात तो सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, एफए जिसको हम कहते हैं, डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, हाँ ये इंप्रूवमेंट के लिए होता है, लेकिन आफ्टर द क्लास नहीं, आफ्टर द क्लास नहीं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम कहते हैं, तो इसलिए हम कह देंगे ये गलत हो गया। सबमिटिव असेसमेंट क्या इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर, नॉन रिटन बिहेवियर नहीं है, बच्चे की हॉबी नहीं है, ऐसे में तो आप पेपर पेंसिल टेस्ट ही लेते हैं जनरली, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है एनआरटी के बारे में जो कहा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाइगोत्स्की के बारे में एक सवाल है, फटाफट से आपको देना है जवाब। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। पहला है लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। थॉट शेप्स लैंग्वेज, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा, ये तो वाइगोत्स्की प्याजे कह रहे हैं ना, थॉट से लैंग्वेज डिटरमिन होती है, सुनिश्चित होती है, और थॉट विचार भाषा से पहले आता है और भाषा को सुनिश्चित करता है। थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, ये कथन है प्याजे का कि कह रहे हैं पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। वाइगोत्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा या इसका उल्टा कुछ नहीं कहा। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मे बी लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बात हमें ज्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि शुरुआती जीवन में तो वो इंडिपेंडेंट है या पैरेलल है, समानांतर है, बट एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाएंगे, और थॉट और लैंग्वेज जो है मर्ज हो जाते हैं, तो हम विचार और भाषा यानी संज्ञान का विकास आपका भाषा से होता है, ये बात वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञान के विकास में, इंटर रिलेटेड है कॉम्प्लेक्सली। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन, शुरुआत के जीवन में थॉट और लैंग्वेज पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, फिर जाके मर्ज हो जाते हैं, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग का मतलब है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, यानी वो शिक्षण जो संस्कृति का रखे ध्यान, मतलब हर तरह के बच्चों को आप इंक्लूड करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी अलग थलग महसूस करा रहे हैं।
ठीक, तो इंटेंशनल होनी चाहिए टीचिंग की आपकी, ये सुविचारित है, ये चीज इंटेंट है आपका कि हर एक बच्चा सीख पाए, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय समूह से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो गरीब हो, वॉटेवर, यानी किसी भी आर्थिक स्थिति से आता हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो इंटेंट है, इंटेंशनल है आप डाइवर्स बच्चों को सिखाने के लिए कि क्लास में हर तरह का बच्चा होगा। अडेप्टिव है, जहां जरूरत है मेथड में परिवर्तन करते हैं, स्पेशल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, एवरेज है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, यानी डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं। स्टैंडर्डाइज से काम नहीं चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। तो थर्ड ऑप्शन 1 2 3 कहीं है, हाँ थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर, ये इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन है जुलाई में, अच्छा क्वेश्चन है। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, भावनाएं या संवेग, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। अब इन्होंने अगर सिर्फ इमोशंस की बात की होती तो ये पर्सनैलिटी की बात नहीं करते, सोशल रिलेशनशिप्स की बात इस तरह से नहीं करते, स्टेबिलिटी की बात नहीं करते। जनरली इमोशनल डेवलपमेंट पे पूछता है तो कहता है हाउ यू अडेप्ट इन योर एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ इमोशंस, या कुछ तो इस तरह का लिखा होता है कि जहाँ पे इमोशंस कैसे प्रभावित करते हैं, हाउ अवेयर यू आर और हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये सब इसके अराउंड कुछ होता अगर इमोशनल डेवलपमेंट पे सवाल पूछता तो। बट बात क्या हुई है, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स, यानी समाज में आपके इमोशंस और आपकी पर्सनैलिटी, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से, साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं इसको, यानी साइकी, आपका मन, आपका दिमाग, आपके इमोशंस और आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कैसे आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है, ये साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है, जो एरिक एरिक्सन की थियोरी है। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरी थियोरी पढ़ने बैठ जाएं पेपर से 5 दिन पहले, है ना, और जरूरी भी नहीं है, बहुत रेयर कभी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आज से 2014 वाला में या 13 में आई थिंक एक आध क्वेश्चन कभी आया है या अब आया है। ठीक, तो ये पूछी नहीं जाती थियोरी, बट आपको ये दिमाग लगा लेना है कि जब बात पर्सनैलिटी की, स्टेबिलिटी की, इन सब की हो रही है तो ये शायद साइको और सोशल रिलेशनशिप्स की, यानी मन और समाज, ये आपके इमोशंस और मन जो है कैसे समाज में आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है पूरे लाइफ स्पेन में, आपकी लाइफ स्पेन थियोरी भी कहते हैं इसको, जीवन पर्यंत 8 स्टेजेस हैं इनकी। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की इन्होंने बात की है, वो आपको पता होना चाहिए कि एडोलेसेंस में व्यक्ति अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है, व्यक्ति की जो है पहचान का संकट जिसको हम कहते हैं 12 से 18 वर्ष में, कि मैं हूं कौन, मैं आगे क्या करूंगा, लोग मुझे किस तरह देखेंगे, ये सब होता है। तो ये इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात एरिक एरिक्सन ने की है, एरिक्सन की थियोरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट ही नाम है, कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशंस और समाज मिलकर के कैसे शेप करता है आपकी पर्सनैलिटी को। बाकी तो यहाँ बनता ही नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 55, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आपको भटकाने के लिए जो है ऑप्शन में दिया गया था, बात तो किसी और की हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट आ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी, यानी महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। मास्टरी गोल की बात हो रही है, यानी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वो रेंचो याद कीजिए 3 इडियट मूवी का। ठीक, इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन दी एंटिटी व्यू। देखिए एंटिटी व्यू में अगर आप बिलीफ रखेंगे, एंटिटी व्यू मतलब क्षमता फिक्स है, अब फिक्स है तो फिर तो फिक्स ही है, फिर उसको बढ़ाओगे कैसे सीख के, तो ये तो नेगेटिव तरीका हो जाएगा, आपको इंक्रीमेंटल व्यू में ध्यान रखना है। इट ऑफन इंप्लाइज एनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन दी इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, कि मास्टरी का मतलब क्या है कि मैं सीख सकता हूं, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा, तो इंक्रीमेंटल है क्षमता, मास्टरी हासिल हो जाएगी, सीख लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, आ जाएगा समझ। एक्सट्रिंसिक पे फोकस नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक पे फोकस नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, हर तरह के क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं, इसलिए क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, इनको करना जरूरी है, एक बार आपकी आंखों से गुजर जाएंगे, पढ़ लोगे आप तो दिमाग में चीजें रह जाएंगी, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। A teacher asks herself, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? Which intelligence is she trying to promote in students? यानी टीचर खुद से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं कि जिससे बच्चों को ऐसे अनुभव मिले कि वो उन क्लासिफाई करना सीख जाएं, यानी वर्गीकृत करना सीख जाएं, जो भी एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स हैं या पौधे हैं या जो भी चीजें हैं, यानी उनका विश्लेषण करना सीख जाएं। एनवायरमेंट मतलब नेचर, प्रकृति में, अच्छा ये पेड़ आम का है, ये इसका है, ये उसका है, ये अगर सीखेगा तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात टीचर कर रही है। गार्डनर की थ्योरी 8 प्रकार की बुद्धि है और गार्डनर कह रहे हैं मल्टीपल तरीके से लोग सीख सकते हैं। भाषा को सिखाने की बात होती है, भाषा से रिलेटेड कुछ होता तो लिंग्विस्टिक हो जाती। दूसरों की यानी अदर्स के इमोशंस, फीलिंग्स,
डिजायर्स को जानने की बात होती तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती। बॉडी या फिर होल बॉडी या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे सर्जन जो है पूरी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो ऑपरेट करने के लिए पार्ट ऑफ द बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, तो सर्जन का हाईएस्ट लेवल बॉडी काइनेस्थेटिक ही होता है। या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो या तो कंप्लीट बॉडी को यूज करना या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को यूज कर पाने की जो क्षमता है सही ढंग से, वो बॉडी काइनेस्थेटिक में आती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को विकसित करने की वो कोशिश कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है। इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स आर टीचर शुड। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग पे एक क्वेश्चन आता है, ये समालोचनात्मक चिंतन, यानी क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है, एनालाइज करना, प्रॉपर फैक्ट्स को चेक करना, ऐसे ही नहीं है किसी ने कुछ कह दिया और मान लिया। क्रिटिकल थिंकिंग करना। आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच कैरी सिंगल आंसर। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, ये सब लगता है क्रिटिकल थिंकिंग में। एनालिसिस लगेगा, रिफ्लेक्ट करेंगे आप, विचार करेंगे, यानी डीप में सोचना पड़ेगा, यानी दिमाग पे जोर पड़ेगा। दिमाग पे जोर तब नहीं पड़ेगा जो सिंगल आंसर है, यानी भारत की कैपिटल तो बता दोगे यार, ठीक है दिल्ली है ना, नई दिल्ली है, वॉट। तो ये क्या है, एक वन वर्ड का आंसर था, ठीक। इकोनॉमिक कैपिटल किसको कहते हैं बता दोगे, मुंबई, ये वो जो भी आपके पास जवाब है हर चीज के। डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना। बच्चे की चिंतन पे जोर पड़ेगा जिस ऑप्शन में। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंसेस एंड एक्सप्लेनेशंस। इन्फेरेंस होता है निष्कर्ष पे पहुंच पाना, तो उसके लिए बहुत सोचना समझना पड़ेगा आपको, और एक्सप्लेनेशंस को भी समझने के लिए, या एक्सप्लेनेशन यानी उसकी व्याख्या को समझने के लिए, देने के लिए भी सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा सबसे ज्यादा इसी ऑप्शन में। इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस को अवॉइड नहीं करना है, हमें बढ़ावा देना है, तो जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा वो ऑप्शन सही है क्रिटिकल थिंकिंग के केस में। हाउ वाले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, ये क्या कहता है, सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। यानी संवेदनशील अवधि वो होती है विकास की प्रक्रिया में जिस समय यदि सही चीजें मिल जाएं, मिल कहां जाएंगी, एनवायरमेंट में मिलेंगी। तो क्या होगा यहाँ पे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर सही तरीके से मिल जाएं, सेंसिटिव पीरियड, भाषा का सही माहौल मिल जाए तो भाषा सीख जाओगे, शारीरिक रूप से आपको सही से फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए तो उसमें बेहतर हो जाओगे। तो सेंसिटिव पीरियड है, हर एक चीज को लेके क्रिटिकल पीरियड है। जैसे शुरू के 10 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा विकास के लिए, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से बच्चा भाषा को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेगा। तो एनवायरमेंटल वो फैक्टर्स हैं जिनको हम सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं, कि इस समय पे, जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे के बॉर्नविटा के ऐड में आता था ना, वो बच्चे के 90% दिमाग का मस्तिष्क का विकास 5 साल तक हो जाता है। तो वो अगर उस टाइम पे ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला, जो कि पोषण जरूरी है, ठीक से खाना मिलना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी खेलना कूदना जरूरी है बच्चे के लिए, तो वो सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है। उस समय पे अगर एनवायरमेंट वो सब नहीं हुआ तो दिक्कत होगी बाद में, ठीक। वो प्रॉपर ऑप्टिमल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव पीरियड्स हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में तो आपके वो कोडेड है ना कि इस समय पे सही एनवायरमेंट मिलेगा तो ये क्षमताएं बेहतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, सुनीता अ 12-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी। सुनीता है एक 12 साल की बच्ची जिसमें संगीतीय क्षमता बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा गाती है अपनी उम्र के हिसाब से, या बहुत अच्छे से हो सकता है कुछ म्यूजिक प्रोड्यूस करती हो, धुन बजाती हो। बोथ हर पेरेंट्स आर अकॉम्प्लिश्ड सिंगर्स एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल। तो वॉइस ट्रेनिंग के लिए उसके जो माता पिता हैं दोनों सिंगर्स हैं, और वो जो है भेजते हैं। ये मान लीजिए आप क्या नाम है उनका, उदित नारायण और अलका याग्निक का बच्चा हो कोई, मतलब वो हस्बैंड वाइफ तो है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, इसको चेक कर लेना, मेरे नज़र में है, शायद पता चले मैंने किसी और का नाम ले दिया, ठीक। इंटरनेट पे कुछ भी बोलना आजकल मुश्किल है। तो अगर उनका बच्चा जा रहा है कहीं पे, और वो क्योंकि सिंगर्स हैं तो हेरिडिटी से भी क्षमता मिली है बच्चे को कि वो म्यूजिकल एबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा हो सकती है, और क्योंकि आ गई है अब म्यूजिकल एबिलिटी, और एनवायरमेंट में ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, ऐसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन का बच्चा हो सकता है, तो हेरिडेटरी क्षमता भी है स्पोर्ट्स को लेके, और एनवायरमेंट भी दे दिया आपने, तो बेहतर हो सकती है। तो हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट। अब ये जो क्षमता है उसका अच्छा होना है, इसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का रोल है। अगर हेरिडिटी से क्षमता मिली होती और एनवायरमेंट नहीं देते तो शायद वो उतना अच्छा ना गा पाती। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का रोल है यहाँ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60वां सवाल है, फटाफट से बताएंगे। ये कहता है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर्स टू कन्फॉर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड फॉलो कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। यानी किशोरावस्था के दौरान जब टीनेज में बच्चे पहुंचते हैं तो समाज उन पर दबाव डालने लगता है कि अच्छा तुम लड़के हो तो तुम ये काम करने लग जाओ और बाहर की चीजें संभालने लग जाओ, अच्छा तुम लड़की हो तो तुम ज्यादा बाहर मत जाया करो, लड़कों के साथ खेलने मत जाया करो। इस तरह की चीजें होती है, स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है। समाज कन्फर्म करने के लिए कि जो चल रहा है समाज में उसको मानने के लिए आप पे जोर डालता है, ये होता है, इंक्रीज होता है ये प्रेशर, सही है। रीजन क्या है, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। ये कह रहे हैं इसका रीजन ये है कि जो जेंडर की भूमिकाएं वो
बायोलॉजी से डिसाइड हो जाती हैं कि आप आपका एडोलेसेंस आ गया, आप में प्यूबर्टी हिट हो रही है, तो अब आपको ये नहीं करना चाहिए। भाई जेंडर तो समाज के द्वारा निर्मित है, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। तो ए तो सही है बट आर इज फॉल्स, कि हाँ ऐसा होता है, सही है गलत है वो एक अलग बात है, और जेंडर बिल्कुल भी सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आर इसलिए फॉल्स हो गया था। रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, यानी बार बार सेम व्यवहार कर रहा है बच्चा, बार बार सेम बात रिपीट कर रहा हो, इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसको स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कह देते हैं। तो ये टर्म्स जो मैं आपको बताती रहती हूँ बीच बीच में, इनको प्लीज ध्यान रखा कीजिए, पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। तो रूढ़िबद्ध व्यवहार, रूढ़िबद्धता क्या है? जो बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, कि समाज में चला रहा है, अच्छा लड़के कमजोर, अगर लड़के रोएंगे तो कमजोर माने जाएंगे, है ना, लड़कियां जो हैं वो कमजोर हैं, ये मान लिया गया, मान लीजिए मैथ्स में कमजोर है, तो ये स्टीरियोटाइप है, लॉजिक नहीं है इसमें, बट ये चला आ रहा है, प्री कंसीव्ड नोशन है ना, रूढ़िबद्ध हो गया, रेपिटेटिव है। इसीलिए स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर क्या है? वो स्टीरियोटाइप अलग तरह का है, वो जेंडर स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप कहीं भी हो सकता है। ये क्या है? रेपिटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, बार बार सेम तरह का व्यवहार रिपीट करता रहता है बच्चा, ये आपका ऑटिस्टिक बच्चा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ASD बोलते हैं, जिसके अंदर और भी कई सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ADHD वगैरह, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, के बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है एक जगह पे टिक करके, तो उसको आप टाइमर दे देंगे, पार्ट्स में तोड़ देंगे काम, है ना, मतलब एक 30 मिनट का काम की बजाय 5-5 मिनट के टास्क दे देंगे उसको, ADHD वाले बच्चे को। ऑटिस्टिक बच्चा बार बार सेम बिहेवियर रिपीट करे। सेरेब्रल पाल्सी, ऑक्सीजन की कमी से कई बार, और भी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो बच्चे का जो ब्रेन मतलब पूरी बॉडी जो है वो फंक्शनल नहीं होती, जैसे अनुष्का शर्मा को थी जीरो मूवी आपने अगर देखी हो तो बच्चा व्हील चेयर पे ही होगा। और स्टीफन हॉकिंग का पता नहीं इनको सेरेब्रल पाल्सी था एग्जैक्ट, और भी कुछ डिजीज थी साथ में, डिसेबिलिटी थी सॉरी। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अब लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सा, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, बच्चा ध्यान नहीं टिका पाता, तो हाइपर एक्टिव होता है, इधर से उधर कूदता फांदता रहता है, मतलब टिक के नहीं बैठ पाता, तो इसको या तो आप टाइमर देंगे कि एक लिमिटेड टाइम में टास्क को आपने कम समय सीमा में बांट दिया, है ना, और इनके लिए 30 मिनट का एक टास्क एक साथ देने की बजाय 5 मिनट के 6 टास्क दे दोगे, या 5-5 मिनट में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अटेंशन में कमी है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा। रेपिटेटिव या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर यदि है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत है, सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत है, तो ऑटिज्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो CCE है उसको कौन सपोर्ट करेगा? स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, जी नहीं। बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, सिर्फ बेस्ट वर्क का पोर्टफोलियो, तो फिर चेंज कहाँ होना है? ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, ये हमें सही लग रहा है बजाय कि स्टैंडर्डाइज्ड के, क्योंकि कितना सीख लिया है और कितनी प्रगति हुई है, ये दोनों ही बातें, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव हर एक पहलू से हम बच्चे को जांच पा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।